मुद्दे पे आते हैं कि कोर्ट्स की वैकेशंस के बारे में सबने सुना होगा कि काफ़ी लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं। उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में है। हम इससे क्या क्या पॉइंट निकाल सकते हैं हम वो देखते हैं सीधे। ठीक है, बेसिक फैक्ट्स क्या हैं ये देख लो, ध्यान रख लो कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेशंस होती हैं वो बहुत लंबे ड्यूरेशन की होती हैं। मींस सुप्रीम कोर्ट जो वर्क करता है वो खाली 193 डेज के लिए करता है। उसकी वेकेशन किस किस तरह से होती है मैं आपको बता देता हूँ। समर वेकेशन जो होती हैं वो 7 वीक्स के लिए होती हैं, जो मई एंड से शुरू होती हैं, जुलाई में ओपन होता है। 1 वीक की वेकेशन ईच फॉर दशहरा एंड दिवाली के लिए होती है, 2 वीक्स की एंड ऑफ दिसंबर में होती है। अब ये वेकेशन होती क्यों थी? क्योंकि ये कॉलोनियल टाइम का रूल है, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसका ये क्रिटिसिज्म भी रहता है कि होता क्यों था। कि सबको पता है कि समर में इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है एंड विंटर्स में एक्सट्रीम विंटर्स पड़ते हैं, तो यूरोपियन जो जजेस थे वो प्रेफर नहीं करते थे इस समय केसेस को लेना। ठीक है, एंड हाई कोर्ट देख लो, हाई कोर्ट कितने दिन काम करता है? हाई कोर्ट 210 दिन काम करता है। एंड हाई कोर्ट के पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना कि हाई कोर्ट के पास पावर है अपने शेड्यूल को खुद बनाने की। एंड ट्रायल कोर्ट कितने दिन काम करता है? वो 245 डेज करता है। तो वेकेशन वाले समय क्या कोई केसेस नहीं लिए जाते हैं, या वेकेशन के समय कोई केस जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी नहीं लिया जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वेकेशन बेंचेस बनाई जाती हैं जो जनरली 2-3 जजेस की होती हैं। जो उसके प्रीवियस एग्जांपल हम देख चुके हैं कि 2015 में 5 जजेस की बेंच बनाई गई थी एनजैक को सुनने के लिए, एंड 2017 में ट्रिपल तलाक की बेंच बनाई गई थी। ठीक है, अब ये क्रिटिसिज्म होता है फ्रीक्वेंट वेकेशंस ऑफ जजेस का। क्या क्या क्रिटिसिज्म होते हैं कि भैया केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है एंड आप खाली 193 डेज काम कर रहे हैं 365 डेज में से, तो ये तो बहुत, हम लोग का ये वाला इशू कैसे सॉल्व होगा? एंड स्लो पेस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और वो कहते हैं कि स्लो पेस या स्नेल की पेस से आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, तो ये भी आप वेकेशंस क्यों बढ़ा रहे हो फिर आप अपनी? एंड रीजन फॉर समर और विंटर ब्रेक्स का जो रीजन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूरोपियन जजेस के लिए जो समर थी वो टू हॉट होती थी और विंटर्स भी बहुत चिलिंग रहती थी उनके लिए। इसके लिए कुछ कमिटीज बनी हैं जो आपको मेंस में GS2 में लिखने में काम आएंगी, मेंस में GS2 में लिखने में काम आएंगी। पहली कमेटी कौन सी है? मेलिमथ कमेटी है, जिसने बोला कि वैकेशन 21 डे से कम कर देनी चाहिए और बोला कि 206 दिन सुप्रीम कोर्ट को वर्क करना चाहिए, हाई कोर्ट को 231 दिन वर्क करना चाहिए। 238 लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2019 में, जिसमें जस्टिस AR लक्ष्मण ने बोला था कि वैकेशन को कर्टेल कर देना चाहिए 10 से 15 दिन के लिए, एंड कोर्ट का समय जो है वो ½ एन आवर इंक्रीज करना चाहिए जिससे पेंडेंसी कम होगी। बट वैकेशन के फेवर में भी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो क्या आर्ग्यूमेंट देती है, हम वो सुन लेते हैं। वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस या लॉयर्स का जो काम होता है वो रिगोरस होता है और लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं कि 6-7 घंटे उन्हें कोर्ट में भी रहना है, अगले दिन का भी प्रिपेयर करना है, तो 10 से ज़्यादा घंटे वो डेली काम करते हैं। ठीक है, एंड जजेस का भी देखा गया है कि वो कभी कैजुअल लीव वगैरह नहीं लेते, जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो या बहुत ज़रूरी काम हो तभी वो लीव लेते हैं, वरना वो डेली प्रेजेंट रहते हैं कोर्ट में। एंड पेंडेंसी का इशू जो बताया जाता है वो पेंडेंसी का इशू खाली नंबर ऑफ डेज कम होने की वजह से नहीं है, उसके बहुत सारे अदर वर्किंग चैलेंजेस हैं। एंड लीगल फ्रेटर्निटी का ये कहना है कि अगर बार बार हम ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये जो आपके केसेस की जो पेंडेंसी है वो नंबर ऑफ डेज की वजह से हो रही है, तो वो डिस्ट्रैक्ट करना है हमें रियल इश्यूज को फाइंड करने से। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं, और ध्यान रखना ये इंक्लूडिंग CJI है, मतलब 33+1, ध्यान रखना। इसके बाद क्या है कि एनजैक की बात चली थी, कल एनजैक के बारे में आ रहा था कि अब एनजैक लेकर आइए, कॉलेजियन सिस्टम काफ़ी ओपेक है। तो एनजैक का क्या पॉइंट है? एनजैक 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था पर रिपील कर दिया गया था 16 अक्टूबर 2015 को, बेसिक स्ट्रक्चर के केस वो इशू देके जो केशवानंद भारती 1973 के केस में कहा गया था, नल एंड वॉइड करार कर दिया गया था इसको। एनजैक तीनों चीज़ों में चेंजेस ला रहा था, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ट्रांसफर में। एनजैक की जो फॉर्मेशन थी वो देख लेते हैं। एनजैक कैसे कैसे फॉर्म था कि एक चेयरपर्सन जो थे वो CJI थे, 2 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे, एंड 2 एमिनेंट पर्सन थे जिनको सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में कौन थे? CJI, PM थे और लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में 5 मेंबर होते हैं, जिसमें हेड जो करते हैं CJI करते हैं, एंड 4 सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। ठीक है, और आर्टिकल देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट का आर्टिकल 124 है एंड हाई कोर्ट में 217 है।
आर्ग्यूमेंट जो फेवर और अपोजिशन में है एनजैक के, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताना ज़रूर से, उसमें हम और डिस्कस कर लेंगे। वे फॉरवर्ड में आपको बता देता हूँ कि वे फॉरवर्ड में जब भी आपको लिखना हो तो सिंपल ये लिख के आना कि बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, कि आप सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस दे दो, भले ही वो एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट करें या फिर जजेस को अपॉइंट करें, बट अकाउंटेबिलिटी दोनों की देखी जाए, कि एग्जीक्यूटिव एनजैक के थ्रू कर रहे हो तो भी अकाउंटेबिलिटी देखी जाए, एंड सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम के थ्रू कर रहा हो तो अकाउंटेबिलिटी देखी जाए। एंड जस्टिस इनसाइड जुडिशरी भी जरूरी है कि भैया कौन से जजेस को कितने केसेस दिए जा रहे हैं, बैलेंस कोई बेंच फिक्सिंग वगैरह तो नहीं हो रही है इसमें, वो देखी जानी जरूरी है। एंड रिकंसिडर करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजैक को, जिससे कि मतलब कि थोड़ा बहुत इसमें जजेस का फिर से सजेशन लेना चाहिए, क्योंकि एनजैक टोटली गलत नहीं था, उसको जजेस के साथ मिलके जो भी बेस्ट तरीका है उससे उसको निकालना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था। थैंक यू फॉर द डे।